बलात्कारी बाबा का खूनी खेल। 16 साल पहले 24 अक्टूबर 2002 को सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को उनके घर में गोली मारी गई। वजह यह थी कि छत्रपति अपने अखबार पूरा सच में गुरमीत राम रहीम का वो सच लिख रहे थे जिससे दुनिया अनजान थी। छत्रपति के परिवार ने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, उसके बाद आई ये फैसले की घड़ी। हमारे साथ छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति हैं जो हमें बताएंगे कि आखिरकार 16 साल पहले कैसे उनके पिता की घर में घुसकर की गई हत्या और कैसे इस कानूनी लड़ाई को परिवार ने अंजाम तक पहुंचाया। अंशुल, आपने हमें वक्त दिया, बहुत स्वागत है और हमें दुख है कि आपको इतनी देर बाद इंसाफ मिला। आखिरकार उस रात हुआ क्या था? ये 24 अक्टूबर 2002 की घटना है। करवा चौथ का दिन था उस दिन और हमारी मदर को अचानक उनके मायके में किसी डेथ की वजह से जाना पड़ा पंजाब में, और उस दिन वो घर में नहीं थी। और हमारे फादर अपना, क्योंकि एक सांध्यकालीन अखबार था और जब वो पब्लिश करने के बाद अपने फ्रेंड सर्कल में वो आमतौर पर जाया करते थे और वहाँ जाने के बाद वो चर्चा करते थे उस दिन के अखबार के बारे में। और आम तौर पर वो घर थोड़ा देरी से आते थे अपने फ्रेंड सर्कल से मिलने के बाद। लेकिन उस दिन मेरे छोटे बहन भाई जो उस वक्त मेरा छोटा भाई 13 साल की उम्र का था और बहन 14-15 साल की थी। तो आपकी क्या उम्र रही होगी? मैं 21-22 वर्ष का था उस वक्त। और उन्होंने मुझे भी कहा, फादर को भी कहा कि मम्मी घर पे नहीं हैं तो आप प्लीज़ आज थोड़ा जल्दी आइएगा। और उस दिन कुदरती मैं भी घर जल्दी पहुंचा था और फादर जो कि आमतौर पर लेट आते थे, उस दिन वो करीब 7:15 साढ़े 7 बजे घर पर आ गए थे। और घर आने के बाद जैसे उन्होंने बाइक रोका और बाइक रोकने के बाद हम लोग कुछ बातचीत करने के बाद अपना खाने की तैयारी में थे और उसी वक्त घर के बाहर गली में से उनको बुलाने की आवाज़ आई। तो जैसे ही वो उनके नाम से आवाज़ लगाई? जी, नाम से आवाज़ लगाई, छत्रपति कहकर पुकारा गया उनको। और जैसे ही वो गली में, गेट से गली में गए तो पीछे पीछे हम लोग भी कुछ ही सेकंड बाद बाहर निकले कि कौन आया है देखने के लिए, क्योंकि हमारे जो बाउंड्री वाल थी वो एक तरफ से हमने अपने प्लॉट में मिट्टी फिलिंग करवाने के लिए कुछ हमने उसका कुछ हिस्सा हमने तोड़ा था वहाँ से ट्रॉलीज वगैरह अंदर एंटर करने के लिए, तो वो टूटी हुई थी। तो वहाँ से हमने देखा कि दो लड़के जो हैं उनके हाथ में रिवॉल्वर था और उन्होंने हम कुछ समझ पाते इतने में 5-6 फायर जो है उन्होंने हमारे फादर के ऊपर दाग दिए। तो हमने उसी वक्त हड़बड़ाहट में, दूर से गोली कितनी दूर से चली? आपके पिता कितने नज़दीक थे उस वक्त? ये करीब मुझे लगता है हमारे फादर के सामने जो शूटर खड़े थे उनका गैप सिर्फ 7-8 फीट की दूरी का था और हमारे बीच से हमारे फादर की दूरी जो है वो 20-25 फीट के करीब होगी, इससे ज़्यादा नहीं थी। तो हमने शोर मचाया। शोर सुनते ही शूटर जो थे वो भी हड़बड़ाहट में भागे। दोनों एक पे थे? वो पैदल ही थे? नहीं, उनमें से वो स्कूटर पे थे। और जब दोनों हड़बड़ाहट में भागे तो उनमें से एक पैदल भागा और दूसरा अपना स्कूटर लेके निकल गया। हथियार दोनों के पास थे या एक के पास ही? दोनों के पास हथियार थे, लेकिन बाद में पता चला था कि एक के पास जो है रिवॉल्वर जो था वो नकली था और एक के पास असली वाला था। और उनमें से एक जो है वो मौके पर पकड़ा गया। तो जब उसने गोली चलाई तो पीछे वाले ने कहा था कि कुलदीप मार गोली। तो बाद में हमारे, क्योंकि घर के बिल्कुल कुछ ही दूरी पर पुलिस पोस्ट एक थी, तो उनमें से एक शूटर जो है वो पुलिस पोस्ट ने के मुलाजिमों ने उसको पकड़ लिया। 5 गोली उनको लगी थी, 2 बैक में और 3 फ्रंट पर लगी थी, 2 पेट में, एक थाई पर और एक शोल्डर पर और एक रीढ़ की हड्डी पर लगी थी। 5 गोलियां उनको मारी गई थी। और मैं तो जितने दिन वो हॉस्पिटलाइज्ड रहे उनके साथ ही रहा। और पीछे से मेरा छोटा ब्रदर जो है 13 साल उसकी उम्र थी, उसके बयानों पर एक FIR दर्ज की गई। तो पुलिस को उसने बताया कि किस तरीके से हमारे फादर जो हैं वो एक पत्रकार हैं और अपने अखबार के अंदर वो लगातार
डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ खबरें लिख रहे हैं और इस वजह से उन्हें धमकियां भी मिल रही हैं। तो जो रंजिश है उसके पीछे, वो डेरा सच्चा सौदा वाले इस वजह से हमारे फादर के साथ रंजिश रखते हैं। तो हमें ये लगता है कि हमारे फादर के ऊपर अटैक जो है वो डेरा सच्चा सौदा के इशारे पर किया। शक जताया यानी। यस। तो पुलिस ने उस शक के आधार पर जो है तो जिस आदमी को मौके से पकड़ा था उससे तस्दीक की पुलिस ने या नहीं की? तो जो आदमी पुलिस ने मौके पर पकड़ा उस आदमी से जो तस्दीक की गई और वेपन बरामद हुआ जो बाद में उन शूटर्स से, दूसरा शूटर भी उसकी निशानदेही पर पकड़ा गया। ये कितने टाइम में पकड़े गए थे दोनों? ये पहले को पुलिस ने उसी दिन मौके पर पकड़ा और सेकंड जो है वो 26 तारीख को पकड़ लिया गया था। और उनके पास से जो वेपन बरामद हुआ, एक वॉकी टॉकी सेट था उनके पास, एक मोबाइल सेट था और बाकी कुछ और चीज़ें भी थी, एक नकली रिवॉल्वर था। तो ये सारी चीज़ें पुलिस ने बरामद कर ली थी। जो रिवॉल्वर जिससे गोली चलाई गई हमारे फादर के ऊपर, वो एक लाइसेंसी वेपन था और जिसका लाइसेंस जो है वो डेरा के प्रधान, उसको प्रधान बोलते थे, किशन लाल, उसके नाम रजिस्टर्ड था वो वेपन। तो जो शूटर्स ने बताया कि हमें डेरा के प्रधान किशन लाल ने दिया ये वेपन, तो उसके बाद में पुलिस ने प्रधान किशन लाल की गिरफ्तारी के भी प्रयास किए। बाद में पता चला कि 29 अक्टूबर 2002 को किशन लाल ने फिरोज़पुर की कोर्ट के अंदर सरेंडर कर दिया था। तो वहाँ से सिरसा पुलिस उसको प्रोडक्शन वारंट पर 30 अक्टूबर को लेकर आई थी। तो ये सारी घटनाएं जब हमारा शक था। आपके पिता को सिरसा से फिर कहाँ पीजीआई रोहतक शिफ्ट किया गया? जब हमारे छोटे ब्रदर ने ये बयान दिया कि हमें शक है कि डेरा सच्चा सौदा के इशारे पर हुआ है, तो पुलिस के ऊपर एक जो दबाव था, उस दबाव के चलते ये एफआईआर के अंदर ये बातें लिखने में मतलब एक बड़ी कोशिश के बाद ये चीज़ें लिखवाई गई उनसे कि डेरा सच्चा सौदा के इशारे पर ये किया गया। ये तो डेरा का जिक्र नहीं करना चाहते जी। तो उसके बाद जब हम पीजीआई रोहतक में थे, हॉस्पिटलाइज थे हमारे फादर, तो फर्स्ट नाइट जब उनको लेकर गए तो वहाँ उनको ऑपरेट किया गया। ऑपरेट करने के बाद 25 अक्टूबर तक वो करीब करीब कोमा में रहे और 26 अक्टूबर को जब उन्हें होश आया तो एक पुलिस का ऑफिसर सिरसा से गया उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। सब इंस्पेक्टर रामचंद्र? यस, सब इंस्पेक्टर रामचंद्र गया और डॉक्टर ने हमारे फादर को फिट डिक्लेयर कर दिया था। वो बातचीत कर रहे थे? जी। तो सब इंस्पेक्टर रामचंद्र ने हमारे सामने हमारे फादर की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की। उसके अंदर हमारे फादर ने जिक्र किया कि मैं इतने टाइम से इस तरह की खबरें लिख रहा हूँ और मुझे थ्रेट मिल रहा था, तो मेरे ऊपर जो अटैक है उसके पीछे मेन कॉन्स्पिरेटर जो है वो डेरा हेड गुरमीत सिंह है और किशन लाल है। तो आपने ये खुद सुना था? आप तो होशमंद थे उस वक्त? मेरे सामने ये सारी बातें हुई। उसके बाद जब आईसीयू से रामचंद्र सब इंस्पेक्टर निकल कर बाहर आया तो काफ़ी देर तक हम बाहर पीजीआई के लॉबी में हम लोग बैठे रहे। तो वहाँ कुछ बातें हुई हमारे से, उसने कुछ पूछताछ की सब इंस्पेक्टर रामचंद्र ने। तो जब हमने उससे पूछा कि स्टेटमेंट के बारे में कि हमारे फादर ने जो स्टेटमेंट दिया है, तो उसने हम जो लिखा, जब हमने उसमें साथ लिख रहे थे आपके पिताजी की स्टेटमेंट? जी। तो जो उसने लिखा हुआ था उसके अंदर वो लाइनें गायब थी जिसमें गुरमीत राम रहीम का नाम था। तो हमने उससे क्वेरी करने के लिए जब ये पूछा कि हमारे फादर ने जब गुरमीत सिंह का नाम लिया है और आपने उनकी स्टेटमेंट में ये चीज़ नहीं लिखी है, तो वो आनाकानी करने लगा। तो जो उसका पहला रिएक्शन था कि माने क्यों मरवाओ, इस तरह की हमें क्यों मरवाओ। यस। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ा लकूना यही छोड़ा गया कि उस इन्वेस्टिगेशन को सिर्फ 3 आदमियों तक सीमित रखा गया। जिस व्यक्ति के इशारे पर ये सब किया गया उसको कहीं भी उस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने एक बार भी इस सारे मामले के मुखिया जो थे डेरा के, और उसको इंटेरोगेट नहीं किया, पूछताछ नहीं की। कभी आपको लगा कि ये लड़ाई आप हार तो नहीं जाओगे? एक विश्वास था न्यायपालिका पर, सीबीआई पर। उस विश्वास वो कभी डगमगाया नहीं। ऐसे व्यक्ति को समाज के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है जिसने फांसी लटकाना चाहिए। यस, सजाए मौत। यस।
पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ा लकूना यही छोड़ा गया कि उस इन्वेस्टिगेशन को सिर्फ 3 आदमियों तक सीमित रखा गया। कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह जो 2 शूटर थे, और तीसरा जिसका रिवॉल्वर यूज़ हुआ लाइसेंसी वेपन किशन लाल। उन 3 आदमियों के अलावा जो हमारा आरोप था कि जिस व्यक्ति के इशारे पर ये सब किया गया उसको कहीं भी उस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने इंटेंगल नहीं किया। उस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस व्यक्ति को एक बार भी इंटेरोगेट नहीं किया पुलिस ने, और इवन डेरा के अंदर एक भी बार पुलिस ने दबिश नहीं दी। तो हमने जनवरी 2003 के अंदर हमने एक फ़ैसला किया कि माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का डोर नॉक किया जाए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो हमने एक पेटिशन मूव किया जनवरी 2003 के अंदर। उस पेटिशन में हमने डिमांड किया कि इस मामले की फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, और डेरा जो है वो एक बहुत बड़ा तंत्र है और उसके दबाव के अंदर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, और स्टेट गवर्नमेंट के दबाव के अंदर और डेरा के दबाव के चलते पुलिस ने फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। तो इस इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ा पुलिस ने लकूना ये छोड़ा कि कई दिन तक छत्रपति जो है बोलते चालते रहे, होशो हवास में रहे, और उनका डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो पुलिस ने दर्ज नहीं किया। दूसरा, पुलिस ने कहीं भी एक बार भी इस सारे मामले के मुखिया जो थे डेरा के उसको इंटेरोगेट नहीं किया, पूछताछ नहीं की। और भी कई सारी चीज़ें थी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो उन्होंने छोड़ दी थी। 2003 में केस सीबीआई के पास चला गया। जी। क्या कभी आपके पिताजी ने ये जिक्र किया था कि मैं ऐसा कुछ छाप रहा हूँ जिससे मेरी जान को या मेरे परिवार को खतरा हो सकता है? क्या चीज़ थी वो जिसके कारण डेरा इतने गुस्से में आ गया कि उनकी हत्या करवा दी? पहली बार 2001 के अंदर हमारे फादर ने कुछ घटनाएं जो हैं डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ पब्लिश की, जिसके अंदर एक मसला ये भी था कि किस तरीके से डेरा के श्रद्धालुओं ने ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा जो है वो जमा लिया। वो कई न्यूज़ आइटम्स जो हैं उस छपी थी। उसके बाद जब ये गुमनाम चिट्ठी वाला मसला आया मई 2002 के अंदर, जब पहली बार उन्होंने पब्लिश किया उस चिट्ठी का मामला 30 मई 2002 को, तो उन्हें धमकियां आनी शुरू हुई। उन धमकियों का सिलसिला लगातार चलता रहा, क्योंकि वो लगातार ये वही चिट्ठियां थी जो लिखी गई थी प्रधानमंत्री और जी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। बिल्कुल वही चिट्ठी थी जिसमें उस साध्वी ने डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह पर बड़े सनसनीखेज आरोप लगाए थे। उसने बताया था कि उस चिट्ठी के अंदर किस तरीके से डेरा के अंदर रह रही साध्वियों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। उनका जीवन जो है वो ना शादीशुदा है ना वे कुंवारी हैं, उनकी ज़िंदगी इस तरीके से बदतर बना दी गई है। तो उसके बाद हमारे फादर ने उस चिट्ठी को लेकर जितना घटनाक्रम था वो लगातार अपने न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश किया। कभी ऐसा हुआ कि डायरेक्ट किसी ने सीधा गुरमीत राम रहीम ने या उनके किसी खास आदमी ने सीधा धमकाया हो इनको? हमारे सामने जो जिक्र आया था, किशन लाल ने फ़ोन पर धमकाया था, और किशन लाल ने क्या कहा था? एक बार जब ये मामला गुमनाम चिट्ठी वाला मामला जब माननीय हाई कोर्ट के अंदर आया, और माननीय हाई कोर्ट ने एक लेटर जो है सिरसा के सेशन जज साहब को लिखा कि इस लेटर की सच्चाई के बारे में हमें कुछ बताया जाए। तो जब डेरा सच्चा सौदा वालों को लगा कि इस मामले की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, तो उन्होंने आनन फानन में साध्वियों के पेरेंट्स से एफिडेविट्स लेने शुरू कर दिए। और जब एक दिन उन पेरेंट्स को और साध्वियों को सिरसा के अंदर लाया गया एफिडेविट्स तैयार करवाने के लिए, अपने पक्ष में ले रहे हो? यस, कि ऐसा कुछ नहीं होता डेरा जी। तो जिस दिन वो साध्वियाँ और उनके अभिभावक जो हैं वो यहाँ आए हुए थे, तो हमारे फादर को जैसे ही सूचना मिली वो भी वहाँ चले गए अपनी रिपोर्टिंग के लिए। तो वहाँ भी डेरा के लोगों ने उनको थ्रेट किया था कि आप इस चीज़ से बाज आ जाओ। तो जब उसके एक उस सब चीज़ के उस घटना के जो एक जर्नलिस्ट जो चश्मदीद थे, उन्होंने बाद में मुझे इस बारे में बताया कि मेरे सामने इस तरह की घटना हुई। डेरा के लोगों ने कहा कि आप ये खबरें छापना बंद कर दो, नहीं तो हम तुम्हें देख लेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो आपने करना हो कर लेना। इस तरह की बातें हुई। उसके बाद लगातार ये सब चल रहा था। तो अल्टीमेटली 24 अक्टूबर 2002 की शाम को वही हुआ जिसका हमें डर था कि
डेरा की तरफ से उनके ऊपर अटैक करवाया गया। ये अंशुल, इतनी लंबी लड़ाई 16 साल तक, इस दौरान आपके ऊपर दबाव, आपके ऊपर प्रेशर नहीं बढ़ाया गया, या ये लड़ाई कितनी मुश्किल थी? कभी आपको लगा कि ये लड़ाई आप हार तो नहीं जाओगे? एक विश्वास था न्यायपालिका पर, सीबीआई पर। उस विश्वास वो कभी डगमगाया नहीं। कभी कभी बीच बीच में कई बार, जैसे जिस तरीके से सत्ता जो है उसका दखल, डेरा सच्चा सौदा के प्रति उनका झुकाव जब जब देखने को मिला, तो कई बार इस तरह का आभास ज़रूर होता था, ये साजिश कल को कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी कर दे। बलात्कार मामले में सजा होने के बाद आपको लगा कि आपने आधी लड़ाई जीत ली है, अब ये बलात्कार के बाद मर्डर केस में भी नहीं बच पाएंगे? बिल्कुल। 2017 का वो अगस्त का महीना आपके लिए तो काफ़ी मतलब उम्मीदें लेके आया होगा। हाँ बिल्कुल। जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया तो बड़ा प्रेशर था सीबीआई के ऊपर, और जिस तरीके का इन्वेस्टिगेशन हुआ सीबीआई की तरफ से, उन ऑफिसर्स को सैल्यूट करना बनता है, सतीश डागर साहब को, एसपी सतपाल सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को। जब चार्जशीट फाइल किया तो पहली दफ़ा हमें लगा, जिसमें गुरमीत राम रहीम को उन्होंने मेन कॉन्स्पिरेटर के तौर पर शामिल किया। 31 जुलाई 2007 को जब ये चार्जशीट फाइल हुआ तो हमें कुछ लगा कि नहीं, सब कुछ करप्ट नहीं है, हम ये लड़ाई जीतेंगे। उसके बाद ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल के दौरान बहुत सारी अड़चनें आई, और उन अड़चनों को पार करते हुए गवाहों को धमकाया गया, डराया गया, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से हमारे केस के अंदर सभी गवाह डटे रहे और एक बढ़िया ट्रायल इस केस के अंदर रहा, तो इन सारी चीज़ों को निपटने के बाद जिस दिन 25 अगस्त का वर्डिक्ट आया, तो हमें लगा कि आज हमारे फादर ने जिस मुहिम को शुरू किया था कि एक संत के भेष में बैठे हुए ढोंगी को बेनकाब करने के लिए जो उन्होंने अपने अखबार के अंदर एक आवाज़ उठाई थी, उस पर आज न्यायपालिका ने मोहर लगा दी है, और हमारे फादर ने जो बीड़ा उठाया था वो कहीं ना कहीं आज उसको अमली जामा पहना दिया है सीबीआई ने और सीबीआई कोर्ट ने। और ये भी उम्मीद बदी होगी कि कानून से चाहे कोई संत हो चाहे सत्ता का दलाल हो, बड़ा नहीं होता। बिल्कुल। हर चीज़ को उसने सोचा था कि हर एक चीज़ बिकाऊ है और मैं अपने पैसे से खरीद लूँगा, लेकिन हमें महसूस हुआ कि हर चीज़ बिकाऊ नहीं है। मेरा ये मानना है कि पंचकुला के अंदर 25 अगस्त को जो सब हुआ, हिंसा हुई और 40-38 लोग जो मारे गए, कहीं ना कहीं उनका गुनहगार भी जो है वो गुरमीत राम रहीम है। ऐसे व्यक्ति को समाज के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है जिसने फांसी लटकाना चाहिए, यस, सजाए मौत। यस। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो ये लड़ाई लड़ी, वाकई अंशुल ये लड़ाई इस्तकबाल के लायक है, और हम आपके जज्बे की, आपकी हिम्मत की जो है वो दाद देते हैं, और साथ ही इस देश के सियासतदानों को लिए ये कहना चाहते हैं कि सच परेशान हो सकता है पर कभी हारता नहीं। आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए, और गुरमीत राम रहीम को भी।